हेलो माय स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकेडमी क्लासेस। आपका एकेडमी क्लासेस में स्वागत है। ये हमारा पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का सेकंड लेक्चर होने वाला है। कल हमने फर्स्ट लेक्चर किया था और हमने फर्स्ट लेक्चर में आपको मैंने एक जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो मैंने देने की कोशिश किया था, जिसमें मैंने डिस्कशन किया था आपसे कि व्हाट इज़ पॉलिटी, राज्य व्यवस्था क्या होता है, और व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान क्या होता है। और उसके बाद हमने बेसिक से देखा था कि स्टेट के 3 पिलर्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी। तो इस लेक्चर में ये हमारा क्लास 2 होने वाला है और हम फर्दर क्लासेस को प्रोसीड करते हैं। तो देखिए, ये हमारी कोचिंग है। यदि किसी को अगर कोई कुछ पूछना है या फिर हमारे कोचिंग ज्वाइन करना है तो आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं या फिर ऑफलाइन विजिट भी कर सकते हैं। ये कुछ मेरे बारे में है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। मेरी किताब है, यदि आप परचेज़ करना चाहें कर सकते हैं। आप मुझसे अगर कनेक्ट होना चाहते हैं तो भी हो सकते हैं। टेलीग्राम पे मुझे ज्वाइन कर लीजिएगा, आप जो चैनल है वो ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि सारा का सारा जितना भी डॉक्यूमेंट है सब कुछ मैं टेलीग्राम पे अपलोड करता हूँ। यदि आपको कोई बुक चाहिए होगी तो आप पब्लिकेशन पे क्लिक करके आप जा सकते हैं, फेसबुक पे कनेक्ट हो सकते हैं। सारे आपको मैंने लिख के रखी है। आगे बढ़ते हैं, अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए, हमने जो पहली क्लास थी उसमें मैंने आपसे थोड़ा बेसिक से बताया था कि स्टेट क्या होता है। स्टेट, तो स्टेट को मैंने आपको 3 पार्ट में बताया था कि स्टेट को 3 लेवल पे हम समझ सकते हैं। एक स्टेट समझ सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, एक नेशनल लेवल पे, और एक जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन किया है वो। तो इतना तो आपको समझ में आ गया था, ठीक है। अब ये जो स्टेट है इसके 3 पिलर्स होते हैं, ये आपको पता है कौन कौन से। एक है एग्जीक्यूटिव, ये है लेजिस्लेटिव, ये है जुडिशरी। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इतना आपको पता है। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट था लेजिस्लेटिव से रिलेटेड, जो हमारा कॉन्सेप्ट था जो विधायिका से रिलेटेड, वो हमारा पूरा हो गया था। वो हमको समझ में आ गया था कि जो लेजिस्लेटिव है, विधायिका है, हमारे इंडिया में 2 लेवल पे है, 2 स्तर पे है। एक यूनियन लेवल पे जिसे हम पार्लियामेंट कहते हैं, और दूसरा स्टेट के लेवल पे है जिसे हम लेजिस्लेटिव असेंबली, यदि 2 हाउस हैं तो लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। इतना आपको समझ में आ गया है, ठीक है। अब जो एग्जीक्यूटिव क्या होता है ये समझते हैं। कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, इसके बारे में हमें देखना है। लेजिस्लेटिव तो हमें समझ में आ गया। देखिए, हमारे इंडिया में जो एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव वो कुछ इस तरीके से है। मान लीजिए ये है राज्यसभा, ये है राज्यसभा, ये राज्यसभा है, इतना। और ये जो बड़ा वाला है ये लोकसभा है। ये आपको समझ में आ रहा है, दिख भी रहा है। और ये जो राज्यसभा है, जो छोटा वाला है, राज्यसभा में ये कई सारे सांसद बैठे हैं। कितने सांसद बैठ सकते हैं ये आपको पता है, 245 सांसद बैठ सकते हैं। तो ये सारे सांसद बैठे हुए हैं। उसी तरीके से ये जो हमारा लोकसभा है, लोकसभा में भी सांसद बैठे हैं। कोई मोदी जी है, कोई राहुल गांधी हैं, बहुत सारे हैं, बहुत सारे सांसद हैं तो यहाँ पे बैठे हुए हैं। सोनिया गांधी हो गई। तो कई सारे जो सांसद इसमें बैठे हुए हैं। तो एग्जीक्यूटिव क्या होता है हमें ये समझना है, कार्यपालिका क्या होती है हमें ये समझना है। देखिए, ये जो एग्जीक्यूटिव होता है इसे ही कहते हैं सरकार, इसे कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद, इसे ही कहते हैं सरकार, इसे भी कहते हैं एग्जीक्यूटिव। यानी कि हमारी जो एग्जीक्यूटिव है उसके कई सारे नाम हैं। आप जो सरकार को गाली देते हैं कि रोड नहीं बना, सरकार निकम्मी है, पानी नहीं आ रहा, सरकार चोर है, बिजली नहीं आ रही, सरकार चोर है, वो सारी जो गाली पड़ती है वो इसको ही पड़ती है। ये जो एग्जीक्यूटिव है, ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, इसे ही पड़ती है। तो यही है सरकार, ठीक है। अब हम सरकार के बारे में ही देखने जा रहे हैं। ये जो एग्जीक्यूटिव होता है ना, इसे ही सरकार कहते हैं, कार्यपालिका को ही सरकार कहते हैं, जिसका दूसरा नाम है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसको हिंदी में कहते हैं मंत्री परिषद, ठीक है। तो ये हमारा जो बड़ा वाला गोला है ये हो गया लोकसभा, और ये जो छोटा वाला गोला है ये है राज्यसभा। अब देखिए, एग्जीक्यूटिव क्या होता है कि राज्यसभा के कुछ सांसद, आप देख रहे होंगे, राज्यसभा के कुछ सांसद और लोकसभा के कुछ सांसद, सारे सांसद नहीं लिए हैं, कुछ ही सांसद, ये दोनों मिलके जो राज्यसभा के सांसद हैं और जो लोकसभा के सांसद, ये दोनों मिलके बनाते हैं सरकार। यही दोनों मिलके बनाते हैं गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है उसमें जो मंत्री होते हैं, जो मंत्री परिषद होती है, उसमें जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, जो मिनिस्टर्स होते हैं वो लोकसभा से भी आते हैं और राज्यसभा से भी आते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है। यानी कि ये देखिए, ये जो लोकसभा है ये इतनी बड़ी लोकसभा है, लोकसभा में कई सारे सांसद बैठे हैं, लेकिन उसमें से जो पॉलिटिकल पार्टी जीती है
जो पॉलिटिकल पार्टी जीती है उसी के कुछ सांसद जो है मंत्री बन जाते हैं। उसी प्रकार से राज्यसभा में भी उस पार्टी के कुछ पॉलिटिकल पार्टी के कुछ सदस्य होते हैं तो वो भी मंत्री बन जाते हैं। तो राज्यसभा के कुछ सदस्य और लोकसभा के कुछ सदस्य दोनों मिलके एक सरकार का फॉर्मेशन करते हैं। और आपको पता है कि हमारे इंडिया में पहले इलेक्शन होता है, पहले आप सांसद बनते हैं। मोदी जी पहले बनारस के सांसद बने, राहुल गांधी पहले अमेठी के सांसद बने, हालांकि वो हार गए, केरला से जीते हैं। तो पहले कोई भी सांसद बनता है, पहले कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनता है। सांसद बनने के बाद, एमपी बनने के बाद यदि उसकी पॉलिटिकल पार्टी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ले आती है, यदि संसद में जितनी भी सीटें हैं उतनी अगर ले आती है, तभी जाके बनता है सरकार। तो यहाँ पे इस समय प्रेजेंट में 2019 के इलेक्शन में, 2019 के चुनाव में बीजेपी के ये सारे सांसद कुछ लोकसभा में बैठे हैं, कुछ राज्यसभा में बैठे हैं। तो इन्हीं सांसद को लेके बन रही है सरकार। अब राज्यसभा के कुछ सांसद हैं, कुछ लोकसभा के सांसद हैं। लोकसभा में कैसे सांसद हैं, जैसे कि मोदी जी हो गए और लॉ मिनिस्टर हो गए हमारे, स्मृति ईरानी हो गई, ये सारे लोकसभा में बैठे हैं, कुछ राज्यसभा में बैठे हुए हैं सांसद। जैसे कि एस जयशंकर, वो हार गए थे चुनाव तो उनको राज्यसभा से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बनाया गया है। तो जो मंत्री होते हैं वो लोकसभा राज्यसभा दोनों से आते हैं। इतना आपको समझ में आ गया। यानी कि सरकार कौन बनाता है, एग्जीक्यूटिव कौन होता है? एग्जीक्यूटिव वो होता है जो पॉलिटिकल पार्टी जीतती है, उसी के सांसद लोकसभा राज्यसभा दोनों को मिला के बनते हैं। और कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। यदि आप सोच रहे होंगे कि प्राइम मिनिस्टर क्या लोकसभा के बनेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। प्राइम मिनिस्टर लोकसभा का भी हो सकता है, प्राइम मिनिस्टर राज्यसभा का भी हो सकता है। जैसे कि मनमोहन सिंह असम से राज्यसभा की सीट से आए थे, हालांकि वो पंजाब के, लेकिन असम से राज्यसभा की सीट से आए थे। वो राज्यसभा के थे तो भी वो प्रधानमंत्री बन गए थे। यानी कि जो प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर होता है वो किसी भी हाउस का हो सकता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। जितना आपको समझ में आया। तो ये वाला जो डायग्राम है, यही डायग्राम ये है सरकार, ये है एग्जीक्यूटिव, इसे कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, इसका जो हेड होता है वो होता है प्राइम मिनिस्टर। इसका जो हेड होता है वो है प्राइम मिनिस्टर। यानी कि जितने भी मंत्री होते हैं, मंत्री में सबसे बड़ा मंत्री होता है प्रधानमंत्री। यानी कि प्रधानमंत्री सभी मंत्री का मुखिया होता है, वो डिसाइड करता है कौन मंत्री बनेगा कौन नहीं बनेगा। तो उसी तरीके से ये जो प्रधानमंत्री है, जो प्राइम मिनिस्टर है, ये हेड है पूरे गवर्नमेंट का, पूरे सरकार का हेड है। और ये जो पूरे सरकार है ये मंत्रिपरिषद से मिलकर बनी है। तो इतना आपको समझ में आया कि ये प्राइम मिनिस्टर हेड है, ये है एग्जीक्यूटिव। और ये जो एग्जीक्यूटिव आप देख रहे हैं, ये जो सरकार देख रहे हैं, ये किसके अंदर में है? ये है लेजिस्लेटिव के अंदर में, ये है विधायिका के अंदर में। विधायिका कौन है यहाँ पे? ये है लोकसभा और राज्यसभा। यानी कि दोनों के सदस्य कुछ मेंबर्स को ले लिया गया है और उसको मिला के बना दिया गया है सरकार। इतना आपको समझ में आया। यानी कि एग्जीक्यूटिव यदि आपसे पूछेगा तो कौन होता है? एग्जीक्यूटिव वो होती है जो सदस्य लोकसभा से राज्यसभा से लिए जाते हैं और वही मिलके बनाते हैं सरकार। वो सदस्य कौन से होते हैं? वो सदस्य होते हैं जो पॉलिटिकल पार्टी जीत जाती है, जिसके पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होता है। तो इतना आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट फीचर देखते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन का। पहला फीचर हमने ये देख लिया कि स्टेट का जो बेसिक फीचर्स हैं कि स्टेट में एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव क्या होता है। और जुडिशरी तो आपको पता ही है, जुडिशरी को हम डिटेल में पढ़ेंगे। जुडिशरी आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जुडिशरी की, कि जुडिशरी में एक सुप्रीम कोर्ट और एक हाई कोर्ट, दो कोर्ट हैं। तो ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, कई सारे कोर्ट हैं, लेकिन मेजर जो दो कोर्ट हैं तो ये हमारी न्यायपालिका हो गई, ये हमारी जुडिशरी हो गई, जो न्याय देती है, जो जस्टिस प्रोवाइड करती है। तो इतना समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट फीचर पढ़ने जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन का। नेक्स्ट फीचर है हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका हिंदी है लिखित संविधान, इसका है अलिखित संविधान। अब यानी कि हमें अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में समझना है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन है कि अनरिटन है, लिखित है कि अलिखित है, ये समझना है हमें। तो देखिए, ये जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और ये जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, सबसे बेसिक डिफरेंस ये है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में एक किताब होती है, एक बुक होती है। उस बुक को आप डॉक्यूमेंट भी कह सकते हैं। एक डॉक्यूमेंट होती है जिसमें जितने भी नियम कानून होते हैं वो सारे के सारे इस तरीके से लिखे होते हैं, कोडिफाइड होते हैं, सब कुछ कोडिफाइड होता है। एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट होगी जिसको आप कह सकते हैं कि हाँ ये संविधान की किताब है, हाँ ये कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है। इस बुक में सारे आर्टिकल, सारे प्रोविजन सब कुछ लिखे होते हैं। लेकिन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ नहीं है। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई किताब नहीं है जिसमें सारे जो कोडिफाइड है आर्टिकल्स और प्रोविजन सारे कोडिफाइड हो, ऐसा कुछ नहीं है।
यानी कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे बेसिक डिफरेंस ये है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में सारे कुछ एक बुक में लिखा होता है और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कोई बुक में नहीं लिखा होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि लिखा ही नहीं होता है, अनरिटन है, लिखा ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, लिखा तो है लेकिन वो लॉ बुक में लिखा हुआ है, प्रॉपर उनकी एक कॉन्स्टिट्यूशन की बुक नहीं है जैसे रिटन में होती है। सबसे पहला डिफरेंस ये होता है। दूसरा, ये जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, मान लीजिए ये है एग्जीक्यूटिव, ये है लेजिस्लेटिव, ये है जुडिशरी। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सुप्रीम है, एग्जीक्यूटिव सुप्रीम है, लेजिस्लेटिव सुप्रीम है कि जुडिशरी सुप्रीम है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वही सुप्रीम होता है। ये समझना है कि अगर लिखित संविधान है तो संविधान ही सबसे सुप्रीम होगा, कॉन्स्टिट्यूशन ही सबसे सुप्रीम होगा। कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार ही एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी सब कुछ फंक्शन करेगी। जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वैसे ही हमारी कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका काम करती है। ये होता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होता है। लेकिन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कुछ नहीं है। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्लियामेंट होती है, जो संसद होती है, वो सुप्रीम होती है, वो सर्वोच्च होती है। यानी कि पार्लियामेंट, संसद जो कानून बना दी, संसद ने जो कानून बना दिया वो सबको मानना पड़ेगा। वो लेजिस्लेटिव को भी मानना पड़ेगा, एग्जीक्यूटिव को भी मानना पड़ेगा, जुडिशरी को भी मानना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे जो पार्लियामेंट होती है, यहाँ जो संसद होती है, वो सुप्रीम होती है। आपको दो डिफरेंस समझ में आया। तीसरा डिफरेंस, ये जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, यहाँ पे जो जुडिशरी होती है, यहाँ पे जो न्यायपालिका होती है, उसके पास थोड़ी सी ज़्यादा ताकत होती है। ये जो अगर इंडिया की बात करें तो यह है एग्जीक्यूटिव, यह है लेजिस्लेटिव और यह है जुडिशरी। तो यहाँ पे जो इंडिया की जो जुडिशरी है, यहाँ की जो न्यायपालिका है, जो सुप्रीम कोर्ट है, उसके पास थोड़ी सी ज़्यादा ताकत है। क्यों? क्योंकि यदि ये जो कानून बनाती है विधायिका, लेजिस्लेटिव, यदि कानून खराब बनाए या अच्छा बनाए, एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका, यदि कानून का पालन हो रहा है नहीं हो रहा है, इन सभी चीज़ों को चेक करती है जुडिशरी। यानी कि जुडिशरी के पास थोड़ा सा ज़्यादा ताकत होता है इन सभी से। अब ये भी डिपेंड करता है कि सेंटर में कौन है, कौन सा पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में है। जैसे कि मनमोहन सिंह हो गए, वो भले से सेंटर में थे, प्राइम मिनिस्टर थे, वो लेकिन वो वीक माने जाते थे, इसलिए जुडिशरी वहाँ उस समय ज़्यादा स्ट्रांग थी। इसमें मोदी जी हैं, ये ज़्यादा स्ट्रांग दिखते हैं, इसलिए जुडिशरी थोड़ी सी वीक दिखती है। फिर भी रिटर्न में जुडिशरी को हमें थोड़ा सा ऐसा लगता है कि इसके पास ज़्यादा ताकत है। लेकिन यहाँ पे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो जुडिशरी है, इसके पास बहुत ही लिमिटेड पावर है, कम पावर है। ज़्यादा शक्ति है पार्लियामेंट के पास, जो विधायिका, जो लेजिस्लेटिव है, इसके पास ज़्यादा ताकत है। ये जो जुडिशरी है, इसके पास कम ताकत होती है। ये जो होता है अनरिटन। ठीक है, ये भी डिफरेंस आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट, ये जो जुडिशरी है, जुडिशरी, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्टेड होता है, एक समय पे बनता है, एक अवधि में बनता है। यानी कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी, एक संविधान सभा होगी, वो बैठेगी और एक प्रॉपर समय में, चाहे वो 2 साल 11 महीने 18 दिन में बनाए, चाहे वो 1 साल में ही बना दे, यानी कि प्रॉपर एक डेट होगा जिसमें एक संविधान की किताब बन के तैयार होगी। इसे कहते हैं इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन ये जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये इनेक्टेड नहीं है, ये इवॉल्व है टाइम के साथ, यानी कि समय के साथ ये इवॉल्व होता आया हुआ है। पहले कोई कानून बना है, आज कोई कानून बना है, जो मान लीजिए 10 साल पहले बना था या 1000 साल पहले बना था, वो भी एग्जिस्ट करेगा और आज जो बनेगा वो भी एग्जिस्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, ये अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे कि यूके हो गया, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, वहाँ पे 1215 में एक राजा था जिसका नाम था किंग जॉन। किंग जॉन ने एक कानून बनाया था, एक लॉ बनाया था, जिस लॉ का नाम था मैग्ना कार्टा। ये जो मैग्ना कार्टा कानून था, इसे मैग्ना कार्टा इसलिए कहा गया क्योंकि वो ऐसा कानून था जिसमें पहली बार किसी राजा ने जनता को इतना अधिकार दिया था कि वहाँ की जो प्रजा है, वहाँ की जो जनता है, वो कुछ बोल सके, वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। आज तक कभी ऐसा नहीं था कि प्रजा के पास या जनता के पास इतने पावर आ जाए और राजा कभी ऐसा दे, क्योंकि राजा के पास सुप्रीम पावर होता था। तो पहली बार ये पावर दिया था किंग जॉन ने 1215 में। अब सोचिए उस समय जो कानून बना था, उस समय जो लॉ बना था यूके में, वो कानून, वो मैग्ना कार्टा आज भी जीवित है। यानी कि वहाँ पे एक डेट नहीं है कि जिसमें फिक्स किया गया है कि इसी दिन कानून बना है। उनका एक वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन है जो 1215 में बना था और आज भी बन रहा है। वो सारे के सारे लॉ बराबर हैं, कोई डिफरेंस नहीं है उन कानून में। तो एक डिफरेंस ये भी हो गया। और डिफरेंस क्या है कि देखिए, ये जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, लिखित संविधान होता है, इसमें बहुत फर्क होता है। इसमें जो संविधान का कानून है, जो संविधान में, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो कानून दिया है,
उसमें डिफरेंस होता है जो दूसरे कानून बनते हैं संविधान के जो बाहर कानून है उसमें। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा ऐसे कई सारे लॉ हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए आप, जैसे मोटर व्हीकल एक्ट है, मोटर जो व्हीकल चलाते हैं, जो गाड़ी चलाते हैं, उसके लिए जो कानून बना है वो हमारे संविधान में कहीं नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी वो कानून तो है। तो इस तरीके से जो संविधान में जो चीज़ लिखी हुई है वो संविधानिक कानून, जो संविधान के बाहर होती है वो भी कानून होता है, लेकिन उसका जो दर्जा होता है, उसकी जो स्टेटस होती है वो कॉन्स्टिट्यूशन के कानून से छोटी होती है। इसीलिए यहाँ पे डिस्टिंक्शन होता है, यहाँ पे डिफरेंस होता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से और दूसरे लॉ से। सेम उसी प्रकार से ऐसे कई सारे कानून बने हैं। फॉर एग्जांपल आईटी कानून, आरटीआई, ऐसे कई सारे लॉ बने हुए हैं। लेकिन ये सारे जो कानून बने हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी, आरटीआई, ये सारे चीज़ें डिफरेंट हैं। किससे डिफरेंट है? कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से, संवैधानिक कानून से। लेकिन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ जो भी लॉ बनता है, जो भी लॉ बने, वो उनका संविधान का हिस्सा हो जाता है, क्योंकि उनके में कोई डिफरेंस नहीं होता है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में, क्योंकि वहाँ पे कोई कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है ही नहीं, कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं। तो इतना आपको समझ में आया। एक और डिफरेंस है कि ये जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ये जो लिखित संविधान होता है, या तो ये बहुत ही रिजिड हो सकता है, रिजिड यानी कि बहुत ही मजबूत, जिसको चेंज करना आसान नहीं होता, या फिर फ्लेक्सिबल भी हो सकता है, चेंज भी किया जा सकता है, डिपेंड करता है कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे बनाया गया है। लेकिन जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, अलिखित संविधान, ये हमेशा फ्लेक्सिबल होता है, इसको चेंज किया जा सकता है। तो जैसे कि एग्जाम्पल श्रीलंका, श्रीलंका का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रॉपर उनकी एक संविधान की किताब है, लेकिन उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत ही फ्लेक्सिबल है, बहुत आसानी से चेंज हो जाता है। वहीं यूएसए, अमेरिका, यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत ही रिजिड है, इसे चेंज करना बहुत ही मुश्किल है, चेंज हो ही नहीं सकता, अमेंडमेंट हो ही नहीं सकते। लेकिन इंडिया का जो कानून है, जो भारत का जो संविधान है, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो दोनों है, वो रिजिड भी है, फ्लेक्सिबल भी है। रिजिड कैसे है? रिजिड ऐसे है कि आर्टिकल 368 के तहत हमें कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करना पड़ता है, संविधान में संशोधन करना पड़ता है, और संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बहुत ही टफ है। लेकिन कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस हैं, कुछ ऐसे कानून हैं जिसको चेंज करना बहुत ही आसान है, जो सिंपल मेजॉरिटी, साधारण बहुमत से चेंज हो जाता है, जैसे आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 169। तो कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस से पता चलता है कि ये फ्लेक्सिबल भी है, और कुछ से पता चलता है ये रिजिड भी है। यानी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड और फ्लेक्सिबल दोनों है। और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल क्या हो गया? जैसे कि यूके हो गया, इजराइल हो गया, ये भी अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो आपको इतना समझ में आ गया कि रिटन क्या होता है और अनरिटन क्या होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, वो है हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसका हिंदी में बता दूं, सरकार की संसद प्रणाली, ये है संसद प्रणाली, ये है संसद प्रणाली, और ये सरकार की अध्यक्ष प्रणाली, ये है अध्यक्ष प्रणाली। अब हमें इन दोनों में डिफरेंस देखना है, कौन कौन सा? एक है संसद प्रणाली, एक है अध्यक्ष प्रणाली, एक है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, ओके। तो इसको समझने के पहले, ये जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और ये जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसको समझने के पहले हमें इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है सेपरेशन ऑफ पावर, ये समझना पड़ेगा। सेपरेशन ऑफ पावर क्या होता है? देखिए, सेपरेशन ऑफ पावर मतलब होता है शक्तियों का विभाजन। सेपरेशन ऑफ पावर मतलब होता है शक्तियों का विभाजन। अब शक्तियों का विभाजन कैसे कैसे किया जाए, इसके बारे में हमें स्टडी करना है। तो मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। यह है शाहजहां। देखिए, आप इसको देख रहे हैं ना, यह है शाहजहां। शाहजहां ने कानून पास किया, विधायिका का काम किया, कानून पास किया कि एक ताजमहल बनना चाहिए। ये देखिए है ताजमहल, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब उसने कानून पास कर दिया तो उसने फिर कार्यपालिका का काम किया। कानून जब पास हो गया तो ताजमहल बनना शुरू हो गया, यानी कि कानून का पालन किया उसने। पहले उसने कानून पास किया कि ताजमहल बनना चाहिए, फिर कानून का पालन किया कि ताजमहल बनना शुरू हो गया, और उसके बाद जो सारे मजदूर थे जो काम कर रहे थे, उन्होंने बहुत ही सुंदर ताजमहल बनाया। और जब उन्होंने ताजमहल बना दिया, फिर वो गए शाहजहां के पास कि मालिक, हमने बहुत ही सुंदर ताजमहल बनाया है, हमें कुछ इनाम दीजिए। तो शाहजहां ने क्या दिया? शाहजहां ने जितने मजदूर थे सबके हाथ काट दिए। यानी कि ये आप देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं
कि ये जो शाहजहां है, शाहजहां के पास, सुल्तान के पास तीनों शक्तियां थी, तीनों शक्तियां, यानी कि उसके पास कानून बनाने की भी शक्ति थी, कानून के पालन करने की भी शक्ति थी और न्याय देने की भी शक्ति थी, और उसने न्याय नहीं दिया, हाथी काट दिए। ये चीज़ एक फ्रेंच फिलोसफर है, और ये लगभग सभी यूरोप में और भारत में हर जगह ऐसा होता था। एक फ्रेंच फिलोसफर है जिसका नाम है मोंटेस्की, जिसका नाम है मोंटेस्की। मोंटेस्की ने एक कॉन्सेप्ट दिया, उसने बोला कि ये जो एग्जीक्यूटिव है जो कानून का पालन करती है, और ये जो लेजिस्लेटिव है जो कानून बनाती है, और ये जो जुडिशरी है न्यायपालिका जो न्याय देती है, ये तीनों अलग अलग हाथों में होना चाहिए। यदि हमने एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, यदि हमने तीनों शक्तियों को अलग अलग हाथों में डाल दिया, यदि हमने एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी को अलग कर दिया, तो यहाँ पे शक्तियों का विभाजन हो जाएगा, यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर हो जाएगा। और जब सेपरेशन ऑफ पावर हो जाएगा तो कभी ऐसा हुआ कि एग्जीक्यूटिव ज़्यादा ताकत दिखाती है तो लेजिस्लेटिव, जुडिशरी उसको दबा देंगे, और या फिर कभी ऐसा हुआ कि लेजिस्लेटिव यदि ज़्यादा ताकत दिखाएगी तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी दोनों मिलके इसको हटा देंगे। या फिर कभी ऐसा हुआ कि हमारे देश के जो जज हैं यदि वो ज़्यादा ताकत दिखाएंगे तो हमारे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव वो इसे दबा देंगे। यानी कि इसको इस तरीके से बनाया गया है कि तीनों आपस में मिलजुल के काम करें, लेकिन कभी ऐसा हुआ कि ये ज़्यादा ताकत दिखाएगी या ये ज़्यादा ताकत दिखाएगी या फिर ये ज़्यादा पावर दिखाएगी, तो तीनों एक दूसरे को चेक्स एंड बैलेंस कर सकें। तो इतना आपको समझ में आया। तो फ्रेंच फिलोसफर मोंटेस्की का ही जो कॉन्सेप्ट था वही पूरे दुनिया में लागू चल रहा है, जिसमें सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों का विभाजन है, जिसमें एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी तीनों अलग अलग फंक्शन करती है। तो अब हमें आपको इतना समझ में आ गया कि सेपरेशन ऑफ पावर क्या होता है। अब इसी के आधार पे, इसी के बेसिस पे हम सरकार की जो संसद प्रणाली है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये समझते हैं, और सरकार की जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, सरकार की जो अध्यक्ष प्रणाली है, वो समझते हैं। देखिए, हम दो एग्जाम्पल लेते हैं, एक लेते हैं एग्जाम्पल इंडिया का और एक एग्जाम्पल लेते हैं यूएसए का, ठीक है। यह है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसे कहते हैं संसद प्रणाली, और यह है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसे कहते हैं अध्यक्ष प्रणाली। अब इसका मैंने डायग्राम बनाया है आपके सामने, देखिए। ये डायग्राम तो आप बार बार देख चुके हैं, आपको याद भी हो गया होगा। यह है एग्जीक्यूटिव, यह है कार्यपालिका, जिसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद भी कहते हैं। उसका जो हेड है यह है प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, ये आपको दिख रहा है। यह है लेजिस्लेटिव, यह है लेजिस्लेटिव, और यह है जुडिशरी, यह है पूरा देश, पूरा कंट्री, और इस कंट्री का मुखिया जो है वो है प्रेसिडेंट, यह है प्रेसिडेंट। सेम उसी प्रकार से यह है सरकार, एग्जीक्यूटिव, ये जो सरकार का मुखिया है यह है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, और ये जो पूरा देश है, ये पूरा कंट्री है, इस पूरे देश का भी जो मुखिया है वो है प्रेसिडेंट। ये डायग्राम आपको समझ में आया अब कि यहाँ पे ये जो प्राइम मिनिस्टर है, ये जो प्रधानमंत्री है, ये सरकार का मुखिया है, दिख रहा है आपको, ये हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, और यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वो सरकार का मुखिया है। और ये जो पूरा देश है, पूरा कंट्री है, इस पूरे कंट्री का भी मुखिया प्रेसिडेंट है, और इस पूरे कंट्री का भी मुखिया प्रेसिडेंट है। इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। यदि आपको ये समझ में आ गया तो आपको बेसिक डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, सरकार का मुखिया, वो अलग आदमी है, और जो देश का मुखिया है वो अलग आदमी है। यानी कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट और हेड ऑफ द स्टेट दोनों डिफरेंट हैं। यहाँ पे जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है वो वही बनता है जो हेड ऑफ द स्टेट है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप, जॉय बाइडन, दोनों, पहले डोनाल्ड ट्रंप, अब जॉय बाइडन आ गए हैं। तो जो जॉय बाइडन है वो सरकार के भी मुखिया हैं और देश के भी मुखिया हैं। लेकिन हमारे इंडिया में जो हमारे मोदी जी हैं वो हमारे सरकार के मुखिया हैं, हेड ऑफ द गवर्नमेंट हैं। लेकिन हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो हमारे, आपको पता ही है, जो कोविंद जी हैं वो हमारे हेड ऑफ द स्टेट हैं, यानी कि हमारे देश के मुखिया हैं। तो अब इतना आपको समझ में आ गया। अब बेसिक चीज़ें हम देखते हैं। देखिए, ये जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये सबसे पहली चीज़, सबसे पहला डिफरेंस कि ये जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, सरकार का मुखिया, वो प्रधानमंत्री है, और हेड ऑफ द स्टेट वो प्रेसिडेंट है।
यहाँ पे अमेरिका वाले में जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है और हेड ऑफ द स्टेट दोनों प्रेसिडेंट ही हैं। ये पहला डिफरेंस आपको समझ में आ गया, ये आसान भी था। दूसरा देखिए, ये जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, ये जो संसद प्रणाली होती है, इसमें जो एग्जीक्यूटिव होती है, इसमें जो सरकार होती है, सरकार जो गवर्नमेंट है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, जो एग्जीक्यूटिव है, वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, अकाउंटेबल होता है। यानी कि जो लोकसभा होती है यहाँ पे जो लोकसभा है वो एग्जीक्यूटिव को पनिश कर सकती है। यानी कि आपको मैं आसान भाषा में समझाऊं तो यहाँ पे जो लोकसभा है, यहाँ पे जो लेजिस्लेटिव है वो माँ की तरह है, माँ मदर की तरह है, और यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो बच्चे की तरह है। यानी कि यहाँ पे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के बीच में माँ और बच्चे का संबंध है। यहाँ पे माँ बच्चे को जन्म दे रही है, यानी कि ये जो लेजिस्लेटिव है इसी से ये बच्चा निकल रहा है, ये माँ से ही बच्चा निकल रहा है। इसीलिए माँ चाहेगी तो बच्चे को पनिश कर सकती है, माँ चाहेगी तो बच्चे को गिरा भी सकती है। इसीलिए यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव होती है, यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव है, यहाँ पे जो कार्यपालिका है वो लोकसभा, वो लेजिस्लेटिव के प्रति अकाउंटेबिलिटी है, उत्तरदायी है। लेकिन आप देख रहे होंगे यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव है और जो लेजिस्लेटिव है, इन दोनों में भाई भाई का अंतर है। दोनों भाई भाई की तरह हैं, दोनों बिल्कुल अलग हैं, डिफरेंट हैं, दोनों को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। तो इतना आपको समझ में आया। यानी कि इंडिया वाले केस में ऐसा है कि जो पहले मंत्री बनेगा, यहाँ पे ये जो सारे मंत्री बैठे हैं, ये जो मंत्री बैठे हैं, ये जो मिनिस्टर बैठे हैं यहाँ पे, वो सबसे पहले यहाँ पे सांसद बनेगा, वो यहाँ पे सबसे पहले एमपी बनेगा, चाहे वो लोकसभा का सांसद बने चाहे राज्यसभा का सांसद बने। यानी कि आपको पहले इंडिया के केस में सबसे पहले आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना पड़ेगा, पहले चुनाव लड़ना पड़ेगा। यदि आप चुनाव लड़ के आएंगे, जीत जाएंगे, सांसद बन जाएंगे, उसके बाद ही आप मंत्री बन सकते हैं। लेकिन एक केस ऐसा भी है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, कि कोई भी मंत्री बन सकता है, 6 महीने के अंदर उसे सांसद बनना पड़ेगा। यानी कि सांसद बनना अनिवार्य है। यहाँ पे चाहे लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का हो, यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सांसद बनना अनिवार्य है यदि आप मंत्री बनना चाहते हैं तो। लेकिन यहाँ के केस में ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो सांसद होते हैं और जो मंत्री होते हैं वो बिल्कुल अलग अलग होते हैं। ये जो यहाँ पे सांसद बैठे हैं वो अलग हैं, और यहाँ पे जो मंत्री बैठे हैं वो अलग हैं। यानी कि यहाँ पे जो मोदी जी यदि किसी को मंत्री बनाना चाहते हैं, यदि प्रधानमंत्री किसी को मंत्री बनाना चाहते हैं, तो वो मंत्री किसको बना सकते हैं? जो यहाँ का सदस्य है, जो यहाँ का लोकसभा का चाहे या राज्यसभा का सदस्य है, उसी को मंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन ये जो प्रेसिडेंट है जॉय बाइडेन है, वो किसको मंत्री बना सकते हैं? वो किसी को भी मंत्री बना सकते हैं। वो अपने बेटे बेटी दामाद अपने किसी को भी मंत्री बना सकते हैं। यानी कि उसको सदस्य होना अनिवार्य नहीं है। तो ये आपको समझ में आया कि ये है दूसरा डिफरेंस, कि एग्जीक्यूटिव जो है, जो कार्यपालिका है, वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। और यह भी आपको पता चल गया कि ये जो एग्जीक्यूटिव है, ये जो कार्यपालिका है, यह विधायिका का ही हिस्सा है, ये लेजिस्लेचर का ही हिस्सा है, यह लोकसभा राज्यसभा से ही निकला है, ये माँ और बेटे का रिश्ता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका और विधायिका दोनों सेपरेटेड हैं, दोनों अलग अलग हैं। यहाँ पे भाई भाई का रिश्ता है। इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। ये चीज़ भी आपको समझ में आ गया है कि कोई भी यहाँ मंत्री नहीं बन सकता है। यदि उसको मंत्री बनना है तो उसको संसद का सदस्य होना अनिवार्य है, कंपलसरी है। यहाँ पे लेकिन ऐसा नहीं है, कोई भी वहाँ मंत्री बन सकता है। मंत्री और सांसद दोनों अलग अलग हैं, दोनों को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। तो आपको ये व्यवस्था समझ में आ गई, संसद प्रणाली और अध्यक्ष प्रणाली। यदि आपको ये समझ में आ गई तो आपको इतना भी समझ में आ रहा होगा कि ये जो संसद प्रणाली है, इस पर ज़्यादा फोकस किया गया है रिस्पॉन्सिबिलिटी पे। यानी कि प्रधानमंत्री जो है ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल रहे जनता के लिए। यदि प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर यदि रिस्पॉन्सिबल नहीं है, यदि सरकार अच्छे से काम नहीं करेगी, तो यहाँ पे लोकसभा जो है सरकार को गिरा सकती है। यानी कि पूरी व्यवस्था यहाँ पे किस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर है कि वो अच्छे से काम करें। लेकिन अमेरिका का जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे ज़्यादातर स्टेबिलिटी पे फोकस है कि सरकार एक बार बन जाए तो वो स्टेबल रहे। डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी पॉलिसी लेके आए, वो गिरना बहुत ही आसान, बहुत ही मुश्किल है। यानी कि वहाँ पे जो फोकस होता है वो स्टेबिलिटी पे होता है। लेकिन इंडिया पे जो फोकस होता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पे होता है। एग्जाम्पल यदि आपको समझना है तो ये जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो संसद प्रणाली है, वो कहाँ का है? वो इंडिया का है। और जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो कहाँ का है? वो है यूएसए का। और एग्जाम्पल जैसे कि यूके भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ही फॉलो करता है और इंडिया ने वहीं से लिया है।
तो आपको एग्जाम्पल भी समझ में आ गया अब कि इंडिया और यूके, और उसका एग्जाम्पल है यूएसए। तो हमारा ये कॉन्सेप्ट हो गया, कौन सा? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, संसद प्रणाली और अध्यक्ष प्रणाली। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट फीचर बताने जा रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशन का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप ये समझ लीजिए कि अभी जो कॉन्सेप्ट आप सीखेंगे ये पूरी पॉलिटी जीवन भर आपको ये याद रहेगा, और ये हमेशा इसका एप्लीकेशन आपको दिखता रहेगा। अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये सबसे इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ, इसलिए आपको ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुमत, मेजॉरिटी। मेजॉरिटी एक बार समझ गए तो आपको पॉलिटी की बहुत सारी चीज़ें आसानी से समझ में आने लगेंगी। देखिए, मेजॉरिटी बहुमत 4 प्रकार का होता है, 4 तरीके का होता है। पहला है सिंपल मेजॉरिटी, जिसे बोलते हैं साधारण बहुमत। दूसरा है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, जिसे कहते हैं पूर्ण बहुमत। तीसरा है इफेक्टिव मेजॉरिटी, जिसे कहते हैं प्रभावी बहुमत। और चौथा है स्पेशल मेजॉरिटी, जिसे कहते हैं विशिष्ट बहुमत। यानी कि 4 तरीके की मेजॉरिटी होती है। अब ये मेजॉरिटी बहुमत होता क्या है, तो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, मान लीजिए एक क्लास में 100 बच्चे बैठे हैं, और टीचर ने बच्चों से पूछा कि बच्चे तुम पढ़ाई करना चाहते हो या फिर डांस करना चाहते हो। ये टीचर ने पूछा है, तो उसमें से मान लीजिए अगर 50% बच्चे तैयार हो गए कि नहीं नहीं सर हमें डांस करना है, हमें पढ़ाई नहीं करनी, हमारा मन नहीं लगता पढ़ने का। अगर 50% से ज़्यादा बच्चे तैयार हो गए कि सर हमें डांस करना है, तो उस क्लास में फिर डांस होगा, पढ़ाई नहीं होगा। उसे कहते हैं बहुमत। तो ये चीज़ होती है बहुमत। यानी कि अगर हमें कानून पास करना है, यदि हमें लॉ पास करना है, तो हमारी जो संसद है, हमारी जो पार्लियामेंट है, वह कानून पास करती है, क्योंकि वो विधायिका है, वो कानून बनाती है। तो कानून कैसे बनेगा? कानून पास होगा तभी तो बनेगा। तो यदि कानून बन रहा है और कानून पास करना है, तो कौन सा बहुमत चाहिए, कितने लोगों का समर्थन चाहिए उस कानून को पास करने के लिए, उसे कहते हैं मेजॉरिटी। अब जैसे कि आपको पता है कि यह है लोकसभा और यह है राज्यसभा। यदि कोई कानून आता है उसको कहते हैं बिल, उसे कहते हैं बिल। फॉर एग्जाम्पल CAB, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, ये बिल आया था। तो बिल पहले गया लोकसभा में, फिर गया राज्यसभा में, या ऐसा भी हो सकता है पहले गया राज्यसभा में फिर गया लोकसभा में। यदि लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने पास कर दिया, फिर जाएगा प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट यदि साइन कर दिए तो वो बन जाएगा एक्ट। क्या बन जाएगा? एक्ट, जिसे हिंदी में कहते हैं अधिनियम। वो बन गया कानून। कानून कब बनेगा? जब राष्ट्रपति हमारे साइन कर देंगे। अगर राष्ट्रपति हमारे साइन नहीं करते हैं तो कानून नहीं बनेगा। तो यदि लोकसभा ने पास किया है, राज्यसभा ने पास किया है, तो किस बहुमत से पास करेंगे उसे ही कहते हैं बहुमत, उसे कहते हैं बहुमत। और बहुमत में 4 प्रकार के बहुमत होते हैं, सिंपल मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, इफेक्टिव मेजॉरिटी और स्पेशल मेजॉरिटी। तो आपको इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब हम एक एक करके देखते हैं क्या होता है ये। पहले हम देखते हैं सिंपल मेजॉरिटी क्या होता है, साधारण बहुमत क्या होता है। देखिए, आपको पता है कि लोकसभा में 543 हैं, 2 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 2 लोगों को 104 संविधान संशोधन अधिनियम 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 के तहत हटा दिया गया। पहले 545 थे, लेकिन अब 543 हो गए, 543 हो गए। इतना आपको पता है। तो साधारण बहुमत होता है नॉट लेस देन 50% प्रेजेंट एंड वोटिंग। इसका मतलब 50% से ज़्यादा, यानी कि 50% से ज़्यादा होना चाहिए, उससे ज़्यादा होना चाहिए। यानी कि 1/2 जितना भी आएगा उससे 1 ज़्यादा होना चाहिए। 50% से ज़्यादा उपस्थित और मतदान। यदि ये कंडीशन फॉलो होता है, यदि ये कंडीशन लागू होता है, तभी माना जाएगा कि कानून पास हो गया। यदि ये कंडीशन लागू नहीं होता है, ये शर्त लागू नहीं होता है, तो कभी नहीं माना जाएगा कि कानून पास हुआ है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि प्रेजेंट एंड वोटिंग, आपको ये भी समझना है। आप इतना समझ गए कि 50% से ज़्यादा होना चाहिए। मान लीजिए, एग्जाम्पल देता हूं मैं, मान लीजिए लोकसभा में 543 सीटें हैं, मानना क्या है तो पता ही आपको, 543 है, 543 है। और उस दिन 43 लोग नहीं आए थे, और वो किसी भी कारण से नहीं आ सकते हैं। मान लीजिए किसी को घूमने जाना था, किसी को शॉपिंग करने जाना है, किसी को रसिया देखने जाना है, बहुत मन कर रहा था रसिया देखने का, मॉस्को देखने का, कोई रसिया देखने चला गया। राहुल गांधी इटली जाते रहते हैं घूमने के लिए। तो कोई भी लोग जो घूमने जा रहे हैं,
अगर वो घूमने जा रहे हैं यानी कि वो संसद में प्रेजेंट नहीं है, तो उस समय जितने लोग प्रेजेंट होते हैं संसद में, जब कार्रवाई चल रही होती है तो उस समय जितने लोग प्रेजेंट होते हैं, जितने लोग उपस्थित होते हैं, उतने में से ही मतदान होता है। और जितने लोग उपस्थित हैं, जितने प्रेजेंट हैं, मान लीजिए 500 प्रेजेंट हैं, तो 500 का 1/2 निकालेंगे, 50% निकालेंगे, और इससे ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि 251 हो या 251 से ज़्यादा लोगों का यदि समर्थन हो गया तो कोई भी कानून माना जाएगा पास हो गया, तभी माना जाएगा कि कानून पास हो गया। यदि 250 है या फिर 249 है, यदि 250 हो गया तो टाई हो गया, तो भी नहीं माना जाएगा कानून पास हुआ है। या अगर 49 आ रहे हैं सांसद, प्रेजेंट है 500 और 249 ही वोट मिला है कानून को, तो ये कभी नहीं माना जाएगा कि वो पास हुआ जब तक 251 समर्थन नहीं मिलेगा सांसद का लोकसभा में या फिर राज्यसभा में, जो उसकी सीटें हैं 245 के अकॉर्डिंग। तो यदि इतना समर्थन नहीं मिलेगा तब तक नहीं माना जाएगा कि कानून पास हुआ। इसे कहते हैं सिंपल मेजॉरिटी, इसे कहते हैं सिंपल मेजॉरिटी। आपको याद क्या रखना है? आपको याद रखना है प्रेजेंट एंड वोटिंग। 50% तो लगभग सबका है, 1/2 सबका है, लेकिन आपको ये याद रखना है उपस्थित और मतदान। जितने उपस्थित हैं उतने ही मतदान करेंगे। यदि कोई कैंटीन में खाने चला गया तो वो भी प्रेजेंट नहीं है तो वोट कैसे करेगा? कोई घूमने गया है तो वो भी प्रेजेंट नहीं है तो वोट कैसे करेगा? कोई मर गया तो वो भी प्रेजेंट नहीं है तो वोट कैसे करेगा? यानी कि जितने प्रेजेंट हैं उतने की ही वोटिंग होती है। प्रेजेंट नहीं है तो वोटिंग नहीं होगी, मतलब प्रेजेंट नहीं है तो वो वोट नहीं कर पाएगा। तो इसे कहते हैं सिंपल मेजॉरिटी। ये आसान है, ये आपको समझ में भी आ गया, ठीक है। अब इससे थोड़ा सा टफ होगा, ध्यान दीजिएगा। अब मैं आपको बता दूं कि एग्जाम्पल क्या है, कौन कौन से ऐसे कानून हैं, कौन कौन से ऐसे लॉ हैं जो इस सिंपल मेजॉरिटी से पास होते हैं, साधारण कानून से पास होते हैं। तो जितने भी ऑर्डिनरी बिल हैं, जितने भी साधारण विधेयक हैं, जितने भी साधारण विधेयक हैं, वो सारे के सारे सिंपल मेजॉरिटी से ही पास होते हैं। सिंपल मेजॉरिटी से कौन से कानून? फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए बना था IT एक्ट, मान लीजिए बना है सूचना का अधिकार RTI, मान लीजिए बना है नरेगा, MG नरेगा, वो भी एक कानून ही है। मान लीजिए बना है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, मान लीजिए कानून बना है इनकम टैक्स एक्ट, मान लीजिए कानून बना है मोटर व्हीकल एक्ट। ये सारे के सारे कानून जो होते हैं ये ऑर्डिनरी लॉ है। मान लीजिए कानून बना है SSC के ऊपर, SSC कोई संविधान में तो लिखा नहीं है, SSC कौन सा है? ये ऑर्डिनरी लॉ है, ये सिंपल कानून है ये। तो जितने भी ऑर्डिनरी लॉ होते हैं, जितने भी साधारण कानून होते हैं, सारे के सारे साधारण बहुमत से पास होते हैं। ये आपको याद रखना है। इतना आपको समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, जिसे हिंदी में कहते हैं पूर्ण बहुमत। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी जिसे हिंदी में कहते हैं पूर्ण बहुमत, ठीक है। पूर्ण बहुमत क्या होता है? तो पूर्ण बहुमत होता है नॉट लेस देन, यानी कि 50% से ज्यादा। कितना? 50% से ज्यादा। पूरा जो लोकसभा है या फिर राज्यसभा है उसके सदस्य की जितने भी सदस्य हैं, टोटल मेंबरशिप, यानी कि जितने सदस्य की संख्या है उसमें से 50%, यदि इतना समर्थन मिलता है तो ही माना जाएगा कि कानून पास हुआ है, नहीं तो नहीं माना जाएगा कानून पास हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल समझाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। लोकसभा में आपको पता है 543 हैं, 543 हैं। राज्यसभा में पता है आपको 245 सांसद हैं। तो 543 का यदि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी निकालेंगे तो 543 ही 1/2 कर देंगे। इसमें कोई उपस्थित मतदान कुछ ऐसा नहीं है। इसमें जितने भी मेंबर हैं, जितने भी सदस्य हैं, जितनी भी संख्या है, उसी का 1/2 कर देंगे, उसी का 50% निकाल देंगे। यानी कि 1/2 543 का करेंगे तो हमारा आएगा 272। यानी कि 272 लोगों का यदि हमें समर्थन प्राप्त है तो यानी कि कानून पास हो जाएगा, काम हो जाएगा। सेम उसी प्रकार से यदि हमें राज्यसभा में पास करना है तो इसकी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कितनी है? 123। क्यों? क्योंकि 1/2 245 का, तो 123 ये फिक्स है। यानी कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ये फिक्स होता है। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लोकसभा का 272 है और राज्यसभा का 123 है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये यूज कहाँ होता है, आपके दिमाग में होगा। तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी पूर्ण बहुमत कहीं भी यूज नहीं होता है, कहीं भी कोई भी कानून इससे पास नहीं होता है। जो भी कानून पास होता है या तो सिंपल मेजॉरिटी से होता है या फिर मैं आपको बताने वाला हूं उससे होता है। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी 2 जगह यूज होता है, आपको याद रखना है। एक ये एक्स्ट्रा कंडीशन है, ये एक्स्ट्रा कंडीशन आपको अभी नीचे समझ में आएगा, फिर मैं बताऊंगा। ये एक्स्ट्रा कंडीशन अभी आप याद रखना कि ये एक शर्त की तरह यूज होता है, कंडीशन की तरह यूज होता है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। और दूसरा है सरकार का फॉर्मेशन।
ये जो सरकार बनती है, ये जो गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है, ये जो सरकार बनाती है, चाहे सेंटर में चाहे स्टेट में, वो इतने सीटों पे चुनाव लड़ने के लिए बनाती हैं। चाहे मोदी जी हो, चाहे योगी जी हो, चाहे कांग्रेस हो, कोई भी हो, सबका एम होता है कि हमें संसद में यदि इतनी सीटें आ गई तो हमारी सरकार बन जाएगी और हमारा पार्टी का ही जो इंसान है, जो सांसद है, वो प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री बन जाएगा। यानी कि सरकार का जो फॉर्मेशन होता है, सरकार गवर्नमेंट का जो फॉर्मेशन होता है, वो इस मेजॉरिटी पे बनता है, ये आपको समझना है। और ये जो एक्स्ट्रा कंडीशन, ये आपको अभी समझ में आ जाएगा। तो आपको दो चीज़ें, दो बहुमत समझ में आ गया, एक सिंपल मेजॉरिटी और एक इफेक्टिव मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, पूर्ण बहुमत। अब मैं आपको तीसरा बताता हूँ जो है इफेक्टिव मेजॉरिटी, जिसे कहते हैं विशिष्ट बहुमत। अब आपको ये चीज़ समझनी है। देखिए इफेक्टिव मेजॉरिटी क्या होता है। तो इफेक्टिव मेजॉरिटी का ये है कि नॉट लेस देन 50%, नॉट लेस देन 50%, 50% से ज़्यादा, 50% से ज़्यादा कुल सदस्य की संख्या, टोटल मेंबरशिप माइनस वैकेंसी, माइनस वैकेंसी। तो आपको इफेक्टिव मेजॉरिटी समझ में आ रहा है कि नॉट लेस देन 50%, यानी कि 50% से ज़्यादा होना चाहिए। और जितने भी कुल सदस्य हैं, जितना भी टोटल मेंबरशिप है, माइनस वैकेंसी, जितना भी रिक्त पद है, पद जो रिक्त हो गया, खाली हो गया है, यदि हम कुल सदस्य की संख्या में से यदि हम रिक्त पद माइनस कर दें और जितना बचेगा उसका यदि हम 50% का निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा इफेक्टिव मेजॉरिटी। अब मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं, ये आपको यदि अभी समझ में ना आया हो तो देखिए, वैकेंसी और एब्सेंट दोनों में पहले आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए। एब्सेंट, यदि कोई इंसान एब्सेंट है उसका मतलब क्या है, यदि कोई इंसान, यदि कोई सीट वैकेंट हो गया उसका मतलब क्या है। यदि कोई एब्सेंट है यानी कि हमें उम्मीद है कि वो आएगा, हमें उम्मीद है, होप है कि वो आएगा, लेकिन यदि सीट वैकेंट हो गया तो वो कभी नहीं आएगा। और सीट वैकेंट किस कारण से होती है, चाहे किसी की भी हो। यदि आपकी भी वैकेंट होगी तो 3 ही कारण से होगी। यदि आप कहीं नौकरी करते हैं, आपकी जो वैकेंट होगी, या फिर आप यदि स्टूडेंट हैं, यदि वैकेंसी आएगी तो 3 कारण से ही आएगी। कौन कौन सा है ये देखिए। यदि हमारे सांसद, उनकी मृत्यु हो जाती है, उनकी डेथ हो जाता है, बेचारे मर जाते हैं, किसी भी कारण से मर सकते हैं, तो भी हमारे संसद में वैकेंसी आ जाती है, वैकेंट हो जाता है। या फिर मान लीजिए रिज़ाइन दे देते हैं कि यार हमें अब जो है सांसद नहीं बनना है, हमें मोहमाया से दूर जाना है, हमें ये सब सारी चीज़ें छोड़नी है, अब हमें अच्छे से ज़िंदगी जीनी है, सन्यासी बन जाना है, हिमालय पे जाना है। तो यदि वो रिज़ाइन कर देते हैं तो भी वहाँ पे वैकेंसी आ जाएगी। तीसरा है रिमूव्ड, यदि उनको धक्के मार के बाहर निकाला जाता है कि चलो निकलो यहाँ से, जैसे कि लालू यादव हो गए, लालू यादव को निकाल दिया गया। क्यों निकाल दिया गया? क्योंकि चारा घोटाला किए थे वो। तो ये सिर्फ और सिर्फ 3 कारण है, 3 कारण से वैकेंसी आती है। पहला, किसी की मृत्यु हो जाए, दूसरा वो खुद ही छोड़ दे, और तीसरा उसे निकाल दिया जाए। यानी कि ये जो वैकेंसी, जैसे कि हमारा संसद है, संसद में भी वैकेंसी आ सकती है। जैसे लालू यादव को निकाल दिया गया था, रिमूव कर दिया गया था। कई सारे सांसद आपने सुना होगा, हुकुम सिंह, एक बार उनकी डेथ हो गई थी, जो कैराना के सांसद थे। तो इस तरीके से होता है। अब यदि वैकेंसी आ गई है तो जितनी भी वैकेंसी आ गई है, मान लीजिए 20 आई है वैकेंसी, 15 आई है, खाली हो गए हैं। अब आपको सुना होगा कि वैकेंसी जब आती है तो वहाँ पे उपचुनाव होता है। तो उपचुनाव इसलिए होता है क्योंकि वहाँ खाली हो जाता है सीट। तो यदि वहाँ पे वैकेंसी आई है और उपचुनाव होना है तो बाद में होगा। तो यदि वैकेंसी आई है तो जितनी भी वैकेंसी आई है, कुल सदस्य की संख्या से उसको माइनस कर दीजिए। तो एग्जाम्पल तौर पे बताता हूँ, लोकसभा में टोटल 543 हैं, 543 सीटें हैं। मान लीजिए वैकेंसी आई है 23 की, 23 लोग खाली कर दिए। खाली क्या किए? खाली हो गया, चाहे डेथ से, चाहे रिजाइन से, चाहे रिमूव से। यदि 23 लोगों की वैकेंसी है और टोटल संख्या है 543, तो टोटल कितने बचे? 520 ही बचे हैं। अब 520 का 1/2 निकालेंगे, 520 का हाफ निकालेंगे, 520 का 50% निकालेंगे। तो जितना भी आएगा, जितना भी आएगा उसे कहेंगे हम इफेक्टिव मेजॉरिटी। यानी कि इसका 261 आ रहा है, यदि इसका 261 आ रहा है तो इसे कहेंगे इफेक्टिव मेजॉरिटी।
इसे कहेंगे हम प्रभावी बहुमत। तो इतना आपको समझ में आया क्या? देखिए अब एग्जाम्पल क्या है, कहाँ ये इफेक्टिव मेजॉरिटी यूज़ होता है, कहाँ ये प्रभावी बहुमत यूज़ होता है, उपयोग होता है। तो जितने भी हमारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं, जितने भी हमारे अध्यक्ष हैं, आपको पता है कि यह है लोकसभा और यह है राज्यसभा, राज्यसभा। अब ये जो घर है लोकसभा, इस घर का जो मुखिया होता है उसे कहते हैं स्पीकर, और स्पीकर नहीं होता है तो उसे कहते हैं डिप्टी स्पीकर, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। सेम उसी प्रकार से ये जो राज्यसभा है, राज्यसभा का जो मुखिया होता है उसे कहते हैं चेयरमैन, सभापति। यदि वो नहीं है तो डिप्टी चेयरमैन उसको संभालता है, उसे कहते हैं उपसभापति। तो ये जो अध्यक्ष हैं, घर के जो मुखिया हैं, इनको किस बहुमत से हटाया जाएगा, किस बहुमत से हटाया जाएगा, याद रखिएगा, चुनाव नहीं, लाया जाएगा नहीं, उनको कैसे हटाया जाएगा, उन्हें कैसे रिमूव किया जाएगा। तो उन्हें रिमूव किया जाता है इसी बहुमत से। यानी कि जितने भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं, चाहे वो लोकसभा के स्पीकर हों, चाहे राज्यसभा के चेयरमैन हो, चाहे डिप्टी स्पीकर हो, चाहे डिप्टी चेयरमैन हो, चाहे जो विधानसभा है, विधानसभा के भी हो सकते हैं स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, तो ये सारे लोग एक बहुमत से हटाए जाते हैं। इसे कहते हैं प्रभावी बहुमत, इसे कहते हैं इफेक्टिव मेजॉरिटी। तो आपको इतना समझ में आ गया क्या होता है प्रभावी बहुमत। अब ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज का, आज के क्लास का, वो है विशिष्ट बहुमत, जिसे कहते हैं स्पेशल मेजॉरिटी, जिसे हम कहते हैं स्पेशल मेजॉरिटी, विशिष्ट बहुमत। देखिए ये आपको समझना बहुत जरूरी है। स्पेशल मेजॉरिटी, ये जो स्पेशल मेजॉरिटी है, विशिष्ट बहुमत है, ये दो प्रकार का होता है। ये जो स्पेशल मेजॉरिटी है, विशिष्ट बहुमत, यह दो प्रकार का है, ये चीज़ आप समझ लीजिए। अब जो पहला है, पहला स्पेशल मेजॉरिटी, जहाँ भी आए नाम, तुरंत आपके माइंड में चला जाना चाहिए कि 2/3 की बात हो रही है। 2/3 सिंपल, इफेक्टिव और एब्सोल्यूट दोनों बात होती है 50% की, और स्पेशल मेजॉरिटी बात होती है 66% की। 2/3 यानी कि 66%, यानी कि हमें 66% में अब निकालना है। देखिए अब स्पेशल मेजॉरिटी होती है कि 2/3 से ज़्यादा, 66% से ज़्यादा उपस्थित और मतदान, प्रेजेंट एंड वोटिंग। जो सिंपल मेजॉरिटी में हमने पढ़ा था, साधारण बहुमत पढ़ा था, प्रेजेंट एंड वोटिंग सेम उसी तरीके से है कि 2/3 से ज़्यादा, 66% से ज़्यादा उपस्थित और मतदान। तो ये आपको समझना है। अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कंडीशन है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का, यानी कि जितना भी हमारा 2/3 आए, जितना भी हमारा 66% आए, वह एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से, वह पूर्ण बहुमत से ज़्यादा हो। आपको मैंने बताया था कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हमारा एक्स्ट्रा कंडीशन है, तो कंडीशन यही है, शर्त यही है। शर्त यह है कि जितना भी हमारा 2/3, जितना भी हमारा 66% आए, वो चीज़ हमारा एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से ज़्यादा हो, वो चीज़ हमारा पूर्ण बहुमत से ज़्यादा हो। एग्जाम्पल के तौर पे आपको जैसे कि पता है कि ये जो पूर्ण बहुमत है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, लोकसभा का 272 है और राज्यसभा का 123 है, इतना आपको पता है, ठीक है। यदि लोकसभा का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, राज्यसभा का नहीं ले रहे हैं, मान लीजिए लोकसभा में उपस्थित और मतदान देखना है, तो उपस्थित मान लीजिए हुए हैं सिर्फ 300, उपस्थित सिर्फ और सिर्फ 300 हुए हैं, बाकी जो 243 हैं, 243 लोग हैं, वो सारे के सारे घूमने गए हैं। एक केस। दूसरा केस है कि उपस्थित हुए हैं 350, तीसरा केस है उपस्थित हुए हैं 400, और यहाँ उपस्थित हुए हैं 450। तो इसमें कौन सा कानून मानेंगे कि पास हो गया, ये हमें देखना है। देखिए अब 300 का हम निकालेंगे 2/3, 2/3, तो आएगा हमारा 200। सेम उसी तरीके से 350 का यहाँ पे लिखा है ना, जितना प्रेजेंट है उसी का 2/3 निकालेंगे, तो 350 का हम 2/3 निकालेंगे तो आएगा 233। सेम उसी प्रकार से ये जो 400 है, 400 का 2/3 निकालेंगे तो आएगा 266। सेम उसी तरीके से 450 है, इसका 2/3 निकालेंगे तो आएगा 300। इतना आपको दिख रहा है। अब आप मुझे एक चीज़ बताइए, ये जो 200, 233, 266 और 300, इसमें से कौन सा ऐसा वैल्यू है जो 272 से ज़्यादा है? क्योंकि हम ये देख रहे हैं लोकसभा का, तो लोकसभा का यही है 272। तो ऐसी कौन सी वैल्यू है चारों में से, ऐसे चारों कंडीशन में से ऐसी कौन सा चीज़ है 200, 233, 266 और 300 जो 272 से ज़्यादा है? तो आपको दिखेगा कि सिर्फ और सिर्फ ये वाला जो है, ये वाला, ये 300, ये 273 से ज़्यादा है, ये 266,
233 और 200, ये 272 से कम है। यानी कि अगर वोटिंग होता है, यदि मतदान होता है और मतदान के समय, वोटिंग के समय जितने भी उपस्थित हैं उसका 2/3 निकालने के बाद यदि 272 से ज़्यादा लोगों का समर्थन आएगा, यदि 272 लोगों से ज़्यादा का समर्थन आएगा तभी माना जाएगा कि कानून पास हुआ है। यदि 272 से कम है, यदि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से कम है, तो कभी भी पास नहीं होगा। इसे कहते हैं प्रभावी बहुमत, इसे कहते हैं स्पेशल मेजॉरिटी। अब ये स्पेशल है तभी तो इतना ज़्यादा है, वरना ज़्यादा थोड़ी होता। तो आपको इतना समझ में आ गया। ये हो गया पहला कंडीशन, पहला चीज़ केस। दूसरा केस जो है स्पेशल मेजॉरिटी का, वो है कि 2/3, ये जो 2/3 है 66%, जितना भी सदस्य हैं, जितने भी मेंबर हैं, लोकसभा के मेंबर हैं 543 और राज्यसभा के हैं 245, यानी कि कुल सदस्य, जितने भी कुल सदस्य हैं उसका 2/3 निकालेंगे। यहाँ पे जितने भी राज्यसभा में कुल सदस्य हैं उसका 2/3 निकालेंगे। जितना भी 2/3 करके 66% से एक ज़्यादा, यानी कि 363 लोगों का यदि समर्थन आएगा, देखिए 363 लोगों का यदि समर्थन आएगा तभी माना जाएगा कि पास हो गया, या 164 लोगों का समर्थन आएगा तभी माना जाएगा पास हो गया। यदि इतना समर्थन नहीं है तो पास होगा ही नहीं। तो आपको इतना समझ में आया। अब आप सोच रहे होंगे कहाँ कहाँ यूज़ होता है। अब आप देखिए, ये जो बहुमत है 363 लोगों का समर्थन पाना लोकसभा में, ये बहुत ही मुश्किल है। बीजेपी जो अभी सरकार बनाई है वो खुद अपने दम पे 305 लाई थी, और मान लीजिए कुछ सांसद और मिला दें, यानी कि 363 सांसद एक ही पार्टी का, एक ही विचारधारा का होना बहुत ही मुश्किल है। यानी कि इस प्रस्ताव से पास करना बहुत ही मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। तो ये चीज़ कहाँ होती है? ये चीज़ होती है राष्ट्रपति के महाभियोग में, ये चीज़ होती है प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट में, याद रखिएगा। यानी कि राष्ट्रपति का होता है कि अगर गोली मारना है तो सीने पे मारो, इस तरीके से होता है। तो प्रेसिडेंट का जो इम्पीचमेंट है, अगर राष्ट्रपति को हटाना है तो इस बहुमत से हटाओ, यदि हटाना है तो बड़े बहुमत से हटाओ। इसीलिए इतना टफ होता है कि आज तक कोई भी राष्ट्रपति पूरे इतिहास में आज तक किसी भी राष्ट्रपति को हटाया नहीं गया है, क्योंकि आसान नहीं है। सारी पार्टियों का समर्थन मिल ही नहीं सकता है, कोई ना कोई पार्टी अगेंस्ट हो ही जाएगी। यदि पार्टी अगेंस्ट हो गई तो इतना समर्थन मिलेगा ही नहीं, इसलिए राष्ट्रपति बच जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि चलो भैया ठीक है, ये जो हमें समझ में आया कि जो स्पेशल मेजॉरिटी हम निकाल रहे हैं, ये जो स्पेशल मेजॉरिटी हम निकाल रहे हैं, तो हमें प्रेसिडेंट वाला तो समझ में आया। भाई साहब ये क्या है, ये कौन सा जगह यूज़ होता है, उपस्थित और मतदान? तो देखिए, उपस्थित और मतदान जो 66% वाला हम निकालते हैं, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितना भी संविधान संशोधन होता है, याद रखिएगा, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जितना भी संविधान में संशोधन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होता है, चाहे वो जीएसटी से रिलेटेड हो, चाहे वो 10% कोटा से हो, चाहे लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हो, चाहे नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के लिए हमें कुछ भी देना हो, कोई भी चीज़, जो भी चीज़ संविधान संशोधन होगी, चाहे एक पहला संविधान संशोधन हो, 42 वाला संविधान संशोधन हो, चाहे 44 वाला हो, कोई भी जो संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा, संविधान में बदलाव किया जाएगा, वह सिर्फ और सिर्फ स्पेशल मेजॉरिटी, वो भी स्पेशल मेजॉरिटी कौन सा? 66% वाला, जिसमें उपस्थित और मतदान देखते हैं। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी जो एक्स्ट्रा कंडीशन है वो वाला है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर यदि हमें करना है तो इस मेजॉरिटी से होता है। यदि हमारे देश का जो सीएजी है, सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, अगर हमें इसे निकालना है तो भी, इसे हटाना है तो भी यही बहुमत चाहिए। यदि सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना है तो भी हमें यही बहुमत चाहिए। यदि हाई कोर्ट के जज को हटाना है तो भी यही बहुमत चाहिए। यानी कि जितने बड़े काम होते हैं, जितने भी बड़े काम होते हैं, वो सारे के सारे इसी बहुमत से होते हैं। वो सारे के सारे जो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी वाला है उसी से होते हैं। ये 66% और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी जो है इसी से होते हैं। और सिर्फ एक केस में, सिर्फ और सिर्फ एक केस में ये प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट होता है, राष्ट्रपति का महाभियोग होता है, वो ये वाला मेजॉरिटी है। तो आपको ये लेक्चर मैं यहीं एंड करता हूँ। यदि आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम और आगे का पढ़ेंगे। और
मैं आपको सारा कुछ डिटेल आपको दे रखा हूँ। यदि आपको कॉल करना है तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप करना है तो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कोचिंग ज्वाइन करना है ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी कुछ करना चाहें आप कर सकते हैं, कोचिंग विजिट भी कर सकते हैं। और यदि आपको लिंक ज्वाइन करना है तो आप इससे लिंक भी ज्वाइन करके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, सारी चीज़ें। तो मैं फिर यहीं पे क्लास एंड करता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच।